हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीएच क्लासेस एनआईएस पर। हमारा मोटो है वी टीच यू अचीव, यानी हम पढ़ाएं और आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें। तो आज हम लेकर आ गए हैं हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की जो सीरीज चल रही है चैनल पर, उसकी एक और नई वीडियो, जिसमें कि हम आपको बताने वाले हैं सोशल साइंस 213 इसका कोड है। एनआईएस क्लास 10th वाले बच्चों के लिए जो चैप्टर 1 है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के बार बार पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आपके सारे जो क्वेश्चन आंसर्स है आपको पता चल जाए। और बाकी इसमें लैंग्वेज ही चेंज होती है, बाकी जो क्वेश्चन है वो सेम ही रहते हैं। इसके साथ साथ हमारे चैनल पर एक प्रैक्टिकल की भी सीरीज चल रही है, जिसमें हम आपको सभी प्रैक्टिकल सॉल्व जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, 10th + 12th सभी बच्चों को हम जो है प्रैक्टिकल जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैप्टर का नाम है प्राचीन विश्व। ठीक है, तो आज हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, साथ ही साथ आपके नेक्स्ट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके भी जल्दी ही क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आपको सारी जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिल जाए। साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ। मैं इस चैनल की होस्ट हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो को। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ 2 मार्क्स की क्वेश्चन, फिर मैं आपको बताऊंगी 4 मार्क्स की क्वेश्चन एंड एट लास्ट मैं आपको बताऊंगी 10 मार्क्स की क्वेश्चन। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन जानने के लिए एंड तक ज़रूर देखें। चलिए, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कई बार ये जो है एक मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, जो MCQ की फॉर्म में। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, मानव विकास की नवीनतम अवस्था कौन सी है? तो हमें ये बताना है नवीनतम अवस्था कौन सी है। तो उत्तर इसका हो जाएगा होमो सेपियंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मिस्र की लिपि को क्या कहते हैं? तो मिस्र एक साम्राज्य है, उसकी लिपियां हैं, तो उसको क्या कहते हैं? जैसे हमारी हिंदी लिपि है, हिंदी भाषा है, उसकी लिपि देवनागरी होती है, वैसे मिस्र की लिपि को दजला और फरात कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 3, ये हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं, कई बार 1 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, वैदिक ब्राह्मणवाद के कर्मकांड और कुरीतियों का विरोध करने वाले 2 धर्म कौन कौन से थे? मतलब जो ब्राह्मणवाद था उसके जो कर्मकांड थे, उसकी जो कुरीतियां थी, उनका जो विरोध करने वाले धर्म थे, वो कौन कौन से धर्म उभर कर आए थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, इसके बाद हमारा 4th क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? तो सम्राट अशोक थे, उनका जो कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक है, उसके बाद जब वो युद्ध उन्होंने जीता तो उनको कौन सा धर्म उन्होंने अपनाया था? वो हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, उसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के लोग के मुख्य व्यवसाय क्या थे? तो कौन से मुख्य काम वो लोग करते थे? कृषि और शिल्पकला, यानी खेती बाड़ी करते थे और शिल्प कला में उनका ध्यान था। उसके बाद 6th क्वेश्चन अगेन आपका 2 मार्क्स का ही है, रोम नदी किस तट पर बसी हुई है? तो रोम नदी हमारी टाइबर नदी के तट पर बसी हुई है। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप जो है इम्पोर्टेंट भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको आपने इसका पता भी होना चाहिए आपको। आंसर होगा तांबा। तो तांबा ऐसी धातु है जिसका सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग करना स्टार्ट किया था। 8th क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपसे 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो 4 मार्क्स में एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, रोम साम्राज्य कब और क्यों विभाजित हुआ था? यानी जो रोम साम्राज्य है उसका विभाजन यानी मतलब उसका अलगाव किस तरह से हुआ था, कैसे उसका बंटवारा हुआ था? तो आंसर हो जाएगा, रोम एक गणराज्य था। जूलियस संजीव एक शक्तिशाली सम्राट था, उसने रोम का विकास किया और तानाशाह बन बैठा, लेकिन विरोधियों ने सीजर की हत्या कर दी। रोम ने गृह युद्ध छिड़ गया। जब रोम साम्राज्य अपनी शिखर पर था तो वह पूर्व में मेसोपोटामिया से लेकर ब्रिटेन तक फैला हुआ था। रोम साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित हो गया था। ठीक है, और उनका प्रबंधन गवर्नर था। रोम का साम्राज्य सम्राट की इच्छा पर निर्भर करता था। शक्तिशाली जनरल आमतौर पर कमजोर सम्राटों का तख्ता पलट कर देते थे। बेहतर प्रशासन के लिए वर्ष 395 ईस्वी तक रोमन साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। तो 395 ईस्वी में कितने साम्राज्य
साम्राज्य में बट गया था ये? दो साम्राज्य में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद अगेन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है आपका अशोक के अनुसार धम्म क्या है। ठीक है, 9 क्वेश्चन 4 मार्क्स में या फिर कई बार आपसे 2 मार्क्स में भी ये पूछ लिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा अशोक के धम्म का अर्थ है धार्मिक सहिष्णुता, बड़ों की इज्जत, बूढ़ों की देखभाल, दया, सत्य और शुद्धता पर आधारित जीवन व्यतीत करना। ठीक है, तो धम्म में यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि आपके आचार में, व्यवहार में आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 10वां है, जो अगेन आपका 4 से 6 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, मिस्र को नील नदी का उपहार क्यों कहते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए, नोट कर लीजिए, पर आपको पता होना चाहिए। तो मिस्र को नील नदी का उपहार क्यों कहा जाता है? आंसर इसका हो जाएगा, मिस्र संसार की प्राचीनतम सभ्यता का केंद्र रहा है। मिस्र के प्राचीनतम निवासी खानाबदोश थे। खानाबदोश यानी जो इधर उधर घूमते हैं ना, वो घुमक्कड़ जो पालतू होते हैं, पशुआरे। बाद में वे एक स्थान पर बस गए। नील नदी में हर साल बाढ़ आती थी और किनारे जलमग्न हो जाते थे। वहाँ गाद की मोटी तह बन जाती थी जो ज़मीन को अत्यंत उपजाऊ बना देती थी। वहाँ विशाल रेगिस्तान होते हुए भी किसानों ने अच्छी फसल उगाई और इसीलिए उसे नील नदी का उपहार कहते हैं। उसके बाद आपका यहाँ से आपका जो है प्रश्न नंबर 11वां स्टार्ट हो रहा है, हड़प्पा सभ्यता के धर्म और संस्कृति का वर्णन करो। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है, आंसर इसका हो जाएगा कई बार ये क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता बार बार पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी धर्म और संस्कृति जो थी वो किस प्रकार की थी। तो आंसर हो जाएगा, मातृदेवियाँ हड़प्पा सभ्यता वासियों के लिए लोकप्रिय थी। मातृदेवी की अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो में एक पुरुष देवता की भी मूर्ति मिली है जिसे शिव और पशुपति का आदि रूप बताया गया है। लिंग पूजा, वृक्ष पूजा का प्रचलन था। ताबीज और जंतर आत्मा और भूत प्रेतों पर लोगों के विश्वास को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो लोग थे वो भूत प्रेतों पर भी विश्वास करते थे और लिंग पूजा करते थे, वृक्ष यानी पेड़ों की भी पूजा किया करते थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भी उन्हें जानकारी थी। मतलब सिर्फ ये धार्मिक नहीं थे, इनको विज्ञान का भी पता था और प्रौद्योगिकी का भी पता था। उन्हें मापतोल, स्वास्थ्य, स्वच्छता, चिकित्सा, इन सब की भी जानकारी थी और इनकी एक लिपि भी थी। ठीक है, उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 12वां जो कि है वैदिक आर्यों के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन का वर्णन करना है। इसमें आंसर हो जाएगा, भारत में आर्य सभ्यता प्राचीन सभ्यता है। इसका जन्म सिंधु सरस्वती नदियों के क्षेत्र में हुआ। इस संस्कृति की विशेषताएं वेदों से प्राप्त होती हैं। तो यहाँ की जो विशेषताएं हैं वो वेद हमें बताते हैं। उसके बाद इसके पॉइंट्स हैं, सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, एक बार पढ़ लेते हैं। सामाजिक जीवन तो था, आर्यों का समाज पुरुष प्रधान था। ठीक है, तो पुरुष प्रधानित का था, मतलब पुरुषों को ज़्यादा यहाँ महत्ता दी जाती थी, लेकिन इसमें महिलाओं का भी आदर किया जाता था। पर्दा प्रथा यानी जो घूंघट की प्रथा थी वो नहीं थी। परिवार का मुखिया कुलपति कहलाता था। कई परिवारों को मिलाकर ग्राम का निर्माण होता था और कई ग्रामों को मिलाकर विश्व का गठन किया जाता था। ठीक है, ग्राम यानी गांव, तो कई सारे जो परिवार होते थे उनको मिलाकर गांव बनता था और बहुत सारे गांवों को मिलाकर यहाँ विश्व का गठन, विश्व बनते थे। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है धार्मिक, यानी धर्म के मामले में ये इनका जीवन कैसा था। शुरुआत में आर्य जाति प्रथा में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन बाद में समाज 4 वर्णों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण धार्मिक कर्मकांड कराते थे। क्षत्रियों पर कल्याण और सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। ठीक है, और वैश्य जो थे वो खेतीबाड़ी और व्यापार करते थे। शूद्र मेहनतकश लोग थे। समाज में इनका जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को माना गया है। उसके बाद इसका जो ई पॉइंट है यानी थर्ड पॉइंट, आर्थिक जीवन कैसा था। शुरुआत में आ रहे खेतीबाड़ी और पशुपालन करने वाले लोग थे। ये नदियों से नहरें निकालकर सिंचाई करते थे तथा घोड़े, गाय, बकरी, कुत्ते और भेड़ पालन किया करते थे, यानी पशुपालन इनका एक आर्थिक जीवन में सहयोगी था। उसके बाद ये कपड़े बुनना, बर्तन बनाना, ये सारे काम भी किया करते थे और व्यापार को स्थल जल मार्ग द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो ये जो व्यापार किया करते थे वो स्थल जल और मार्ग द्वारा, इनके द्वारा ये किया जाता था। उसके बाद प्रश्न नंबर 13वां
जो है वो पूछा जा रहा है। अगेन मैंने कहा था हड़प्पा सभ्यता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं बताओ। तो इसमें एक बार देख लेते हैं इसका आंसर। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। उसका पहला है नगर योजना। तो नगर योजना आपको पता होना चाहिए। वे लोग सुनियोजित नगरों में रहते थे। हड़प्पा इन शहरों की एक आम खासियत थी। मजबूत नगर दुर्ग की उपस्थिति। दुर्ग में सार्वजनिक इमारत होती थी। दुर्ग के नीचे नगर का दूसरा हिस्सा था। यहाँ आम लोगों के मकान थे। नगरों में चौड़ी सड़कें थी जो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। मकान के बने थे, ज़्यादातर मकान 2 मंजिला थे। हरेक के घर में कुएं, स्नान गृह, नाली और प्रणाली थी। साफ सफाई का स्तर बहुत ज़्यादा था। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो स्वच्छता थी वो बहुत ज़्यादा थी और नगर योजना इनकी काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है समाज और अर्थव्यवस्था, यानी इनका समाज कैसा था और अर्थव्यवस्था इनकी कैसी थी, ठीक है। तो हड़प्पा वासी कृषि, पशुपालन, दस्तकारी, व्यापार और वाणिज्य में माहिर थे। इनकी मुख्य फसलें जौ, राई, तिल और मटर थी। लोथल और रंगपुर में धान मिले हैं। कालीबंगन में हल्की लीक के निशान मिले हैं। उनसे पता चलता है वह हल का इस्तेमाल किया करते थे। लोगों को कपास और रुई की भी जानकारी थी तथा वे पशुपालन में भी माहिर हो चुके थे। जेवरात सोना, चांदी, कीमती पत्थरों, रत्नों, शंखों और हाथी के दांत के बने होते थे। यानी कि जिनके जेवर थे वो सोना, चांदी और कीमती पत्थर, रत्न, शंख, इन सब के वो इनके जो जेवर थे वो बने होते थे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है पतन यानी इनका कैसे इनका विनाश हुआ, कैसे इनका जो इनका समाज था वो कैसे बिखर गया। तो किन कारणों से इसका पतन हुआ है ये कहना संभव नहीं है, मतलब इसका कोई हमें प्रमाण नहीं मिलता है। निम्नलिखित कारणों का पूर्व इतिहासकारों का मानना था कि आर्यों के आक्रमण ने हड़प्पा सभ्यता को खत्म कर डाला, लेकिन यह संदेहास्पद महसूस होता है क्योंकि आर्यों के भारत आने से सदियों पहले इस सभ्यता का पतन हो गया था। कि कई लोग ये मानते हैं कि आर्य जो थे जिनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा उनका जो आक्रमण हुआ था इस कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया था, लेकिन जो कुछ इतिहासकार आते हैं वो कहते हैं कि नहीं, जब सदियों पहले आर्य यहाँ आए उससे पहले ही इस सभ्यता का जो था पतन हो चुका था। और कई बार प्राकृतिक आपदाएं भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण बताई जाती हैं। तो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन हो जाते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और बाकी आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें मैं बाकी चैप्टर्स भी कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। बस मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आगे आने वाली सभी वीडियोस के लिए। एंड आई होप कि इससे आपकी जो एग्ज़ाम्स है उसमें हेल्प हो। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ से ना सिर्फ आपको सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोस बल्कि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस और साथ ही साथ हमारे चैनल पर प्रैक्टिकल्स की भी सीरीज़ मिल रही है, तो वो भी आपको सॉल्व यहाँ से मिल जाते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, बिना लाइक किए मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।